और आज हम कुछ ऐसे स्रोतों पर बात करने वाले हैं जो आज के भारत की एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं। एक तरफ तो आर्थिक सुधारों की रफ्तार बहुत तेज है, तो दूसरी तरफ तकनीक, समाज और राजनीति में कुछ गहरी बहसें भी चल रही हैं। हमारा मकसद इन अलग अलग धागों को एक साथ बुनकर ये समझना है कि असल में हो क्या रहा है। तो चलिए इस पर गहराई से बात शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर है वो अर्थव्यवस्था से है, जिसे हमारे एक स्रोत ने रिफॉर्म एक्सप्रेस 2025 का नाम दिया है। आंकड़े तो कमाल के हैं। भारत की जीडीपी $4.1 ट्रिलियन के पार। और हमने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम भी हासिल कर लिया है। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है वो है S&P वाली रेटिंग। हाँ, 18 साल बाद। 18 साल इतने लंबे इंतजार के बाद स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भारत की रेटिंग को BBB में अपग्रेड किया है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब बहुत गहरा है। BBB रेटिंग का मतलब ये है कि दुनिया की जो बड़ी निवेश एजेंसियां हैं वो अब भारत को पैसे लगाने के लिए एक ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद जगह मान रही हैं। अच्छा। तो इससे भारत सरकार और भारतीय कंपनियों के लिए विदेश से सस्ता कर्ज उठाना आसान हो जाता है। और जब कर्ज सस्ता मिलता है तो देश में सड़कों, बंदरगाहों और फैक्ट्रियों जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में ज्यादा पैसा लगता है। बिल्कुल, जिससे रोजगार बढ़ता है। तो ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है, ये भविष्य के विकास का एक दरवाजा है। और ये बदलाव सिर्फ रेटिंग में नहीं है ना? हमारे स्रोतों में इसे एक खामोश और निरंतर क्रांति कहा गया है। मतलब कोई एक बड़ा ऐलान नहीं, बल्कि छोटे छोटे कई सुधार। हाँ बिल्कुल, जैसे एक जगह जिक्र है कि 71 पुराने कानूनों को खत्म कर दिया गया। ये सुनने में शायद छोटा लगे, पर क्या इसका असर वाकई इतना बड़ा है? बहुत बड़ा। आप सोचिए, कोई नया उद्यमी है जो अपना काम शुरू करना चाहता है और उसे दर्जनों पुराने अप्रासंगिक कानूनों के जाल में उलझा दिया जाए, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? सही बात है। इन कानूनों को हटाने से कारोबार करना आसान होता है। इसी तरह जो 29 पुराने श्रम कानून थे, उनको मिलाकर सिर्फ 4 लेबर कोड बना दिए गए हैं, जो 21 नवंबर से लागू भी हो गए। अच्छा। इसका मकसद मालिकों और मजदूरों दोनों के लिए नियमों को साफ और सरल बनाना है। ये वो छोटे छोटे पेंच कसने जैसा है जिससे पूरी मशीन बेहतर चलने लगती है। और एक आंकड़ा तो मुझे देखकर हैरानी हुई। सरकार ने व्यापार को आसान बनाने के लिए 47,000 से ज्यादा नियम, कानून या कागजी कार्रवाई कम कर दी। 47,000? 47,000, ये तो अविश्वसनीय लगता है। हाँ, इसका मतलब है कि हजारों फॉर्म, लाइसेंस और मंजूरियां जो एक बिजनेस को परेशान करती थी, वो अब नहीं है। और शायद इसी का एक नतीजा हमें GM पर दिखता है। बिल्कुल। GM यानी सरकारी ई-मार्केटप्लेस, इस पर कुल लेन-देन 16,401 करोड़ रुपए को पार कर गया है। एक मिनट, ये जेम असल में है क्या? क्या ये सरकार के लिए एक तरह का Amazon है? आप इसे बिल्कुल वैसा ही समझ सकते हैं। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां सरकारी विभाग, दफ्तर, यहाँ तक कि सेना भी छोटे बड़े विक्रेताओं से सीधे सामान खरीद सकती है। मतलब स्टेशनरी से लेकर गाड़ियों तक सब कुछ? सब कुछ। इससे बिचौलिए खत्म होते हैं, भ्रष्टाचार कम होता है और पारदर्शिता बढ़ती है। और 16 लाख करोड़ का आंकड़ा ये दिखाता है कि अब सरकारी खरीद कितनी बड़ी और पूरी तरह से डिजिटल हो गई है। तो ये तो हुई आज की बात, लेकिन क्या भविष्य के लिए भी कोई बड़ी तैयारी हो रही है? हो रही है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ऊर्जा क्षेत्र में है। एक न्यूक्लियर एनर्जी मिशन शुरू किया गया है जिस पर 20,000 करोड़ खर्च होंगे। 20,000 करोड़? हाँ, इसका लक्ष्य है 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु बिजली पैदा करना। और इससे भी बड़ा कदम है शांति बिल, SHANTI बिल। ये क्या है? ये बिल भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी कंपनियों की भागीदारी के लिए खोलने का रास्ता तैयार कर रहा है। ये भारत के ऊर्जा भविष्य को सुरक्षित करने की एक बहुत बड़ी और लंबी सोच वाली कोशिश है। तो एक तरफ तो ये रिफॉर्म एक्सप्रेस पूरी रफ्तार से दौड़ रही है, लेकिन हमारे पास एक और स्रोत है जो इसी तस्वीर में एक अजीब पहेली की ओर इशारा करता है। ये थोड़ा पेचीदा है लेकिन बहुत जरूरी है। हाँ, सरल शब्दों में कहें तो पिछले 10 सालों में उद्योगों को जो बैंक से कर्ज मिलता है उसकी रफ्तार बहुत धीमी हो गई है। कितनी धीमी? कुल कर्ज में इसकी हिस्सेदारी 2013 में 42% थी, जो 2024 में घटकर सिर्फ 23% रह गई है। आधा? लगभग। हाँ, लगभग आधा। और यहीं से पहेली शुरू होती है। स्रोत बताता है कि 2016 से 2019 के बीच उद्योगों को मिलने वाला बैंक कर्ज भी गिरा और फैक्ट्रियों का उत्पादन भी गिरा। ठीक है, ये तो समझ आता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि औद्योगिक जीडीपी का जो सरकारी आंकड़ा है वो लगभग स्थिर बना रहा। ये तो अजीब है, क्योंकि आमतौर पर ये तीनों चीजें, कर्ज, उत्पादन और GDP,
एक साथ ऊपर या नीचे जाती हैं, है ना? बिल्कुल, ये एक विसंगति है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हमारे आंकड़े कुछ और कहानी बता रहे हैं? ये एक गंभीर सवाल उठाता है। स्रोत का इशारा इसी तरफ है कि शायद मौजूदा जीडीपी सीरीज में औद्योगिक विकास को असल से ज्यादा दिखाया गया हो। और क्या इस बात को कोई और भी कह रहा है? हाँ, ये सिर्फ कोई अकेली आवाज नहीं है। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है कि आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के जीडीपी आंकड़ों की क्वालिटी को सी स्टेटस में डाल दिया है। सी स्टेटस? ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। इसका हमारी अंतर्राष्ट्रीय साख पर क्या असर पड़ता है? इसका असर काफी गहरा हो सकता है। जब आईएमएफ हमारे डेटा इकट्ठा करने के तरीके पर सवाल उठाता है, तो दुनिया भर के निवेशक भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये आंकड़े भरोसे के लायक हैं? हाँ, वो सोचते हैं कि जिस विकास की कहानी पर वो दांव लगा रहे हैं, क्या उसकी नींव यानी आंकड़े मजबूत हैं। तो एक तरफ विकास की शानदार कहानी है और दूसरी तरफ उस कहानी को मापने के तरीके पर ही एक सवालिया निशान। ये एक बड़ी दुविधा है। आंकड़ों की ये दुविधा हमें एक और बड़ी दुनिया में ले जाती है, तकनीक। क्योंकि वहां भी डेटा ही सब कुछ है, खासकर एआई को लेकर। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ भारत और चीन के रास्ते बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। बिल्कुल, चीन एआई को लेकर बहुत सख्त नियम बना रहा है, जैसे यूजर्स की भावनाओं की निगरानी करना। अच्छा? वहीं भारत का नजरिया फिलहाल ये है कि नए कानून बनाने की बजाय जो मौजूदा कानून है उन्हीं का इस्तेमाल किया जाए। तो दोनों में से बेहतर तरीका कौन सा है? स्रोत क्या कहता है? स्रोत में दोनों तरीकों के फायदे नुकसान बताए गए हैं। भारत का तरीका इनोवेशन को बढ़ावा देता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक नुकसान जैसे नए खतरों से निपटने में शायद अधूरा है। तो सही रास्ता क्या हो सकता है? कोई बीच का रास्ता? देखिए, लेख एक बीच का रास्ता सुझाता है। भारत अभी अपने एआई मॉडल बनाने में अमेरिका और चीन से पीछे है। इसलिए पहले नियम बनाओ बाद में तकनीक बनाओ वाली नीति हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो फिर क्या करें? सुझाव यह है कि एआई तकनीक को ही रेगुलेट करने की बजाय एआई के इस्तेमाल को रेगुलेट किया जाए, खासकर उन क्षेत्रों में जहां खतरा ज्यादा है, जैसे स्वास्थ्य, कानून या सुरक्षा। इससे नई तकनीक का विकास भी नहीं रुकेगा और समाज को खतरों से भी बचाया जा सकेगा। और तकनीक और समाज जहां मिलते हैं वहां एक और दिलचस्प बहस चल रही है, LGBTQIA+ समुदाय का समावेशन। हाँ, और यहाँ पर बिजनेस और समाज मिलते हैं। एक स्रोत बताता है कि अकेले भारत में इस समुदाय की खर्च करने की ताकत, मतलब परचेजिंग पावर, लगभग $188 बिलियन है। इसे रेनबो मार्केट भी कहा जा रहा है। $168 बिलियन? हाँ, और अब कंपनियां ये समझ रही हैं कि ये सिर्फ नैतिकता का सवाल नहीं, बल्कि एक बड़ी बिजनेस स्ट्रैटेजी है। मतलब इसमें बिजनेस का भी फायदा है? बिल्कुल। एक आकलन के मुताबिक भेदभाव की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को हर साल जीडीपी का 0.1% से 1.7% तक का नुकसान होता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। हाँ, एक ग्लोबल सर्वे बताता है कि अब लोग उन ब्रांड से तंग आ चुके हैं जो सिर्फ प्राइड मंथ में रेनबो झंडा दिखाकर अपना काम पूरा समझ लेते हैं। मतलब अब सिर्फ दिखावा नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं। अब उपभोक्ता साल भर चलने वाली असली प्रतिबद्धता देखना चाहते हैं। जैसे, क्या आपकी कंपनी में ट्रांस समावेशी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है? क्या आपकी HR नीतियां सभी के लिए बराबर हैं? एग्जैक्टली। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसका मतलब है कि अब आप सिर्फ मार्केटिंग से काम नहीं चला सकते, आपको अपनी कंपनी की आत्मा में बदलाव लाना होगा। ये मुश्किल है, पर अब उम्मीद यही की जा रही है। तो एक तरफ कंपनियां सामाजिक हकीकत को अपना रही हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारा कानूनी ढांचा व्यक्तिगत मामलों में बराबरी की बात कर रहा है। और इसी से जुड़ा हमारा अगला मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रही तलाक़े हसन की बहस है। ये क्या है? तलाक़े हसन तलाक की एक प्रक्रिया है जिसमें पति 3 महीने के दौरान हर महीने एक बार तलाक बोलकर अपनी पत्नी से अलग हो सकता है। तो इसमें पुरुषों को एक तरफा अधिकार मिलता है? हाँ, और याचिकाकर्ताओं का तर्क यही है कि पुरुषों को एक तरफा तलाक देने का ये अधिकार कुरान पर आधारित नहीं है। स्रोत में इसके खिलाफ क्या मुख्य तर्क दिया जा रहा है? स्रोत का कहना है कि कुरान में तलाक को आखिरी रास्ता माना गया है और उससे पहले सुलह के 4 चरण बताए गए हैं। 4 चरण? हाँ, समझाना, बातचीत करना, कुछ समय के लिए अलग रहना और फिर दोनों परिवारों के मध्यस्थों के जरिए सुलह की कोशिश करना। इस बहस में एक मजबूत तर्क ये दिया जा रहा है कि तलाक की जो भी प्रक्रिया हो वो मर्द और औरत दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए। तो सुझाव क्या है? लेख का सुझाव है कि सभी एक तरफा तलाक की प्रथाओं को खत्म करके सिर्फ एक लिंग निरपेक्ष यानी जेंडर न्यूट्रल कुरानी प्रक्रिया को ही मान्यता दी जानी चाहिए।
व्यक्तिगत कानूनों में सुधार की ये मांग ऐसे समय में हो रही है जब क्षेत्रीय राजनीति में भी बड़े बदलाव दिख रहे हैं। पंजाब की बात करते हैं। हाल के स्थानीय चुनावों में सत्तारूढ़ ऐप ने बड़ी जीत हासिल की। हाँ, लेकिन इन चुनावों की असली कहानी सतह के नीचे है, जिस पर एक स्रोत ध्यान दिला रहा है। और वो क्या है? वो है शिरोमणि अकाली दल यानी SAD का धीरे धीरे वापस आना। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल की जगह खाली कर रही है, उसे भरने की कोशिश अकाली दल कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन अकाली दल तो पिछले कई चुनावों से हाशिए पर था। क्या ये वापसी वाकई संभव है, खासकर किसान आंदोलन के बाद बीजेपी से उनके रिश्ते को देखते हुए? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। स्रोत का विश्लेषण है कि अगर 2027 के विधानसभा चुनावों तक अकाली दल और बीजेपी के बीच फिर से कोई समीकरण बन जाता है तो ये AAP के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती पेश कर सकता है। हाँ, अकाली दल की गांवों में पकड़ और बीजेपी का शहरी आधार, ये मेल एक मजबूत गठबंधन बना सकता है। यह अभी सिर्फ एक संभावना है, लेकिन पंजाब की राजनीति में इस पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल। हमने भारत के अंदरूनी बदलावों की बात की, लेकिन जैसे जैसे भारत एक बड़ी ताकत बन रहा है, दुनिया में उसकी भूमिका भी बदल रही है। और इसी से जुड़ा हमारे पास नाइजीरिया पर एक स्रोत है जो बड़ी शक्तियों के फैसलों पर कुछ जरूरी सवाल खड़े करता है। हाँ, हुआ ये कि क्रिसमस के दिन अमेरिका ने वहां कथित इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर बमबारी की। और स्रोत इसे किस तरह देखता है? स्रोत इसे अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप के एक पुराने पैटर्न के तौर पर देखता है, और वो ईसाइयों की रक्षा जैसे तर्कों के इस्तेमाल की आलोचना करता है। लेख एक बहुत जरूरी बात बताता है कि उत्तरी नाइजीरिया में इस्लामी हिंसा का सबसे बड़ा शिकार खुद मुसलमान हैं। अच्छा। और इतिहास गवाह है, जैसे लीबिया के मामले में, कि पश्चिमी हस्तक्षेप ने अक्सर इलाके में अस्थिरता को बढ़ाया ही है, कम नहीं किया। तो इसका समाधान क्या है? अगर बमबारी नहीं तो क्या? स्रोत का कहना है कि इसका समाधान एक क्षेत्रीय रणनीति है जिसमें स्थानीय सरकारें और पड़ोसी देश मिलकर काम करें। ये सिर्फ नाइजीरिया के बारे में नहीं है। नहीं, ये किसी भी बड़ी शक्ति के लिए एक सबक है जिसमें अब भारत भी शामिल है। जैसे जैसे दुनिया में भारत का कद बढ़ेगा, उसे भी ऐसे ही जटिल और संवेदनशील मामलों से जूझना पड़ेगा। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हमने एक ऐसे भारत की तस्वीर देखी जो रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही डेटा की पहेलियों, AI के नियमों, सामाजिक बराबरी और राजनीतिक समीकरणों जैसे मुश्किल सवालों से भी जूझ रहा है। बिल्कुल। और इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर देखने पर एक बहुत बड़ा सवाल मेरे दिमाग में आता है। क्या? भारत अपना आर्थिक और तकनीकी हार्डवेयर तो बहुत तेजी से अपग्रेड कर रहा है, नई अर्थव्यवस्था, नए नियम, नई तकनीक। लेकिन क्या हमारे समाज का सॉफ्टवेयर, यानी हमारे कानून, हमारी सामाजिक सोच और हमारी राजनीतिक स्थिरता भी उसी रफ्तार से अपग्रेड हो रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जितना जोर है, उतना ही जोर तलाक जैसी प्रक्रियाओं को सभी नागरिकों के लिए न्याय संगत बनाने पर भी होगा? आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की रफ्तार में तालमेल कैसे बैठेगा? शायद यही आने वाले कल का सबसे बड़ा सवाल है। और इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।